सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन वन पूछा गया था आपका, एग्जामाइन द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, कि जो आपका अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था है उसमें जो पब्लिक फाइनेंस है उसका मतलब नेचर क्या है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो पहले हम इंट्रोडक्शन से लिख देंगे, तो जिसमें हम लिखेंगे कि पब्लिक फाइनेंस में क्या होता है कि हम स्टडी करते हैं गवर्नमेंट की इनकम, उसका एक्सपेंडिचर, बोरिंग और कैसे इसको यूज किया जाता है इकोनॉमिक या सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो आप लिख सकते हैं पब्लिक फाइनेंस रेफर्स टू द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट इनकम, एक्सपेंडिचर एंड बोरिंग and how these are used to achieve economic and social objectives। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, पब्लिक फाइनेंस रेफर्स टू द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट इनकम, एक्सपेंडिचर एंड बोरिंग एंड हाउ दीज आर यूज टू अचीव इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ये हो गया। अब देखो ये क्या किसके साथ डील करता है आपका पब्लिक फाइनेंस, जो आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है गवर्नमेंट की, लाइक आपकी टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट हो गया आपका, या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में लिखेंगे आप मीनिंगफुल, उसके आप ये भी लिखेंगे कि जैसे अंडर डेवलप इकोनॉमी से वहाँ पब्लिक फाइनेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जो आपके प्राइवेट सेक्टर है उनके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो गवर्नमेंट को आगे आके इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। नेचर में पहला इसका नेचर क्या है देख लेते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, जिसमें आप लिख देना कि वो पब्लिक फाइनेंस मेनली आपका डेवलपमेंट ओरिएंटेड होता है, क्योंकि ये मतलब किस पे फोकस करता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर का कैसे डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चर। ठीक है, फिर सेकंड की यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वीक होता है। फिर थर्ड लिख दोगे आप कि यहाँ पर ये फोकस करता है आपका कैपिटल फॉर्मेशन पे। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस का फोकस रहता है कि कैसे कैपिटल फॉर्मेशन हो। ठीक है, इसके थ्रू वो इसीलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो वो रोड पे, पावर पे, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फोर्थ नेचर है डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट कभी कभी आपकी डेफिशिएंट फाइनेंसिंग का भी यूज करती है ताकि वो मोबिलाइज कर सके रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। टैक्सेशन वहाँ कैसी होती है, प्रोग्रेसिव। ठीक है, मतलब कि जैसे जिसकी इनकम ज्यादा होगी उससे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा ताकि जो इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस कर सके और गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज कर सके। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट पे फोकस करता है, बैकवर्ड एरियाज का भी विकास हो ताकि जो आपकी रीजनल इनइक्वालिटीज है उसको रिड्यूस किया जा सके। जो लगभग इसके नेचर है, इंपॉर्टेंस भी सेम वही है, बट आप देख लेना कि कौन कौन से पॉइंट जैसे नेचर में थोड़ा अलग रख देना, इसी तरीके से इंपॉर्टेंस में 5-6 पॉइंट अलग रख देना, बाकी सब सेम ही है। ठीक है, नेचर और इंपॉर्टेंस के पॉइंट। तो इम्पोर्टेंस में पहला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें आप लिख देना कि पब्लिक फाइनेंस से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में तेजी आती है। ठीक है, और लिख देना पब्लिक फाइनेंस हेल्प्स इन एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में। सेकंड कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमने ऊपर पढ़ा ही था, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है जो रिसोर्सेज है उनको जैसे टैक्सेशन, बोरिंग, डेफिसिट फाइनेंस से मोबिलाइज करती है, उनको इन्वेस्ट करती है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करती है काफी, रोड, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, कम्युनिकेशन, पॉवर्टी के रिडक्शन में काम करती है। ठीक है, ताकि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो, रोजगार का जनरेशन। ठीक है, इनकम बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट फोकस करती है, प्राइस स्टेबिलिटी अचीव किया जाता है, फिजिकल पॉलिसी इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल करता है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को ये आपका रिड्यूस करती है, इनकम इनक्वालिटी को किसके हेल्प से, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से, सोशल वेलफेयर से। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ सोशल वेलफेयर, जिसमें पब्लिक फाइनेंस आपके एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, सोशल सिक्योरिटी इन सबको प्रमोट करता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन वन हमने पढ़ लिया, पब्लिक फाइनेंस की नेचर और इम्पोर्टेंस। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन सेकंड में। क्वेश्चन सेकंड था कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पीकॉक एंड वाइसमैन हाइपोथेसिस इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, कि आपका जो हमें पीकॉक और वाइसमैन की हाइपोथेसिस है उसको बताना है कि उसकी क्या महत्वता रही है पब्लिक एक्सपेंडिचर के ग्रोथ में। ठीक है, ये हमें पूछा गया था।
तो इंट्रोडक्शन में आप देखोगे कि जो ये हाइपोथेसिस है इनको दो ने दिया था। एक का नाम था ये अलान टी पिकॉक और दूसरे का नाम था जैक वाइसमैन, ठीक है। तो ये जो थे आपके अलान टी पिकॉक और जैक वाइसमैन का हाइपोथेसिस, इसने एक्सप्लेन किया था कि क्यों आपका जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होता है ओवर अ टाइम, ठीक है। इन्होंने इस स्टडी को ग्रोथ किया था, मतलब वो यही कह रहे थे कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है या पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो क्यों ग्रोथ होता है समय के साथ धीरे धीरे, ठीक है। तो उन्होंने स्टडी किया था इस ग्रोथ को, किसकी ग्रोथ को, पब्लिक एक्सपेंडिचर को, कहाँ, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। फिर उन्होंने कंक्लूड किया कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है कि ऐसा नहीं कि वो इंक्रीज हो जाएगी स्मूथली, कि गवर्नमेंट की सपोर्टिंग डज नॉट इंक्रीज स्मूथली, ऐसा नहीं कि स्मूथली इंक्रीज होती है, बट वो ग्रो होती है सडन जंप में, ठीक है। क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं, मतलब एक स्मूथ तरीके से इंक्रीज ना होगी, वो कैसे होगी कि कभी मतलब ये होगा कि सडन जंप में वो ग्रो होगी, क्योंकि कभी आपका वॉर होता है, कभी क्राइसिस जो होता है उस चीज को डिस्टर्ब करती है। इसी थ्योरी को इसलिए हम और क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो कुल मिला के उन्होंने ये कहा कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो ऐसा नहीं कि स्मूथली इंक्रीज हो जाएगा या ग्रो हो जाएगा, बट वो कैसे ग्रो होगा, सडन जंप में, क्योंकि उसको वॉर और क्राइसिस डिस्टर्ब करते हैं। तो पीकॉक एंड वेस्टिन इसमें वाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज ओवर टाइम, मतलब कि समय के साथ बढ़ता है, स्टडिंग सोशल डिस्टर्बेंस लाइक वॉर एंड क्राइसिस, इसे हम आपका डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट थ्योरी भी कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के। द थ्योरी इज आल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के। ये इसका मेन आइडिया है, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं कि हमें क्या इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दे रखे हैं, पीकॉक ने दिए थे जो, ठीक है। पहले पीकॉक वाले देख लेते हैं, जो आपको ये अलान टी पीकॉक ने दिए थे। उन्होंने चार दिए, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन, कंसेंट्रेशन, टोलरेबल टैक्स लेवल। पहला आ जाता है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में उन्होंने ये कहा, जैसे जब क्राइसिस होते हैं, लाइक आपका वार हो गया, तो उस समय गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एकदम से बढ़ जाता है। पीपल जो है वो एक्सेप्ट करते हैं हायर टैक्सेस टू मीट द इमरजेंसी नीड्स एंड प्रीवियस लेवल एक्सपेंडिचर डिस्प्लेस बाय हायर लेवल। तो उसमें उन्होंने यही कहा कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग मतलब आपके वॉर के दौरान बढ़ जाती है, तो उस समय हायर टैक्स एक्सेप्ट करते हैं लोग, क्योंकि वो इसलिए भी देते हैं हायर टैक्स, उनको पता है कि भाई इमरजेंसी में ज्यादा आपका खर्चा होगा अब इसलिए, ठीक है। तो जो प्रीवियस लेवल था एक्सपेंडिचर का उसको कौन डिस्प्लेस कर देता है, आपका हायर लेवल। सेकेंड, इंस्पेक्शन इफेक्ट, उसमें होता है क्राइसिस के दौरान लोग जो है क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं गवर्नमेंट की एक्टिविटीज, और फिर उनको रियलाइज होता है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी जरूरी है इकोनॉमी में स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। फिर कंसंट्रेशन इफेक्ट में क्या होता है, क्राइसिस के बाद या डिस्टरबेंस के बाद गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज है वो क्या हो जाती है, ज्यादा सेंट्रलाइज बन जाती है, ठीक है। और पब्लिक एक्सपेंडिचर उस समय भी हाई रहता है। सेंट्रलाइज की स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लेना, CENTRALIZED, ठीक है। फिर फोर्थ है आपका टॉलरेबल टैक्स लेवल। इसमें ये होता है, वैसे तो देखो टैक्स बढ़ाओगे तो कोई भी उस चीज को मना करेगा, रेसिस्ट करेगा, बट क्या होता है इमरजेंसी में लोग हायर टैक्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर परमानेंटली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। पीपल नॉर्मली रेसिस्ट हायर टैक्सेस, बट ड्यूरिंग इमरजेंसी वो एक्सेप्ट करेंगे हायर टैक्स बर्डन को, जिससे परमानेंटली आपका गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तो ये तो हमने ये सॉरी दोनों ने ही दिए थे कंसेप्ट, मैंने एक का नाम लिखा है। ये आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पीकॉक और वाइजमैन के, ठीक है, हाइपोथेसिस के, ठीक है। तो ये तो उनके उसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब कोई बोलेगा कि जो थ्योरी थे इसके इंपॉर्टेंस क्या थे, तो हम यहाँ देख सकते हैं। तो इस थ्योरी ने हमें एक्सप्लेन किया पब्लिक एक्सपेंडिचर की ग्रोथ कैसे होती है, कि गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर इंक्रीज होती है ओवर अ टाइम, ठीक है। फिर इसने एक तो हमें रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है।
अर्लियर थ्योरी के जैसे नहीं, बल्कि किस पे बेस्ड था, जैसे आपके रियल हिस्टोरिकल जो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे अनलाइक अर्लियर थ्योरी ये हमें मतलब ग्रोथ बेस्ड को बता रहा है, लेकिन जो रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं लाइक जैसे वॉर क्राइसिस, ठीक है, तो रियलिस्टिक एक्सप्रेशन पे इसने सडन इंक्रीज बताया कि क्यों होता है एक्सपेंडिचर में, ठीक है। उसने शो किया ना कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कभी ना एकदम से जंप हो जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे होगा क्योंकि वॉर वगैरह के कारण। इसने बताया कि जो आपके सोशल डिस्टरबेंस होते हैं उनका क्या रोल होता है। सोशल डिस्टरबेंस मतलब वॉर क्राइसिस इमरजेंसी, उन्हीं के कारण तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंक्रीज होती है। उसने बताया कि कैसे लोग हायर टैक्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं वॉर के दौरान, इमरजेंसी में। ये यूजफुल है फिजिकल पॉलिसी के लिए। ये हाइपोथेसिस हेल्प करती है गवर्नमेंट क्योंकि अंडरस्टैंड करे कि कैसे फिजिकल पॉलिसी और पब्लिक स्पेंडिंग समय के साथ बदलती है। एक्सप्लेन एक्सपेंशन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन। इसने कहा कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है वो बढ़ जाती है क्राइसिस के बाद। अब क्रिटिसिज्म क्या था, फोकस किया इसने मेनली वॉर और क्राइसिस पे कि उन्हीं के कारण एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ऐसा कहा उसने, ये उसके क्रिटिसिज्म में आ जाएगा। इसने हॉर फैक्टर को इग्नोर किया, लाइक आपका पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण भी तो बढ़ सकता है एक्सपेंडिचर, या अर्बनाइजेशन के कारण या डेवलपमेंट नीड्स के कारण। ये क्या कह रहा है कि वॉर और क्राइसिस से बढ़ता है जस्ट, ठीक है। ये जो थ्योरी थी मेनली आपके किस पे बेस्ड थी, यूनाइटेड किंगडम के एक्सपीरियंस पे। तो ये हम कह नहीं सकते कि इक्वली और कंट्रीज पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो ये पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस की इनकी जो थ्योरी थी, इसने हमें एक एक्सप्लेनेशन दिया कि कैसे ग्रो होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर को, ठीक है। इसने हमें बताया कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ना ऐसा होता है कि सडन जंप्स के कारण, लाइक वॉर इमरजेंसी के कारण एकदम से कभी बढ़ जाता है,